हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पार्ट 4 ऑफ द 3 ऑर्डर्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अपलोड कर चुकी हूँ। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बन चुकी है, सो यू कैन चेक इट आउट। मैंने फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स एंड नोमैडिक एम्पायर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेक्चर्स को अपलोड करा है, तो आप प्लीज़ चेक करिए। मैं इंफॉर्मेशनल शॉर्ट्स भी डालती हूँ जिसमें कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है हिस्ट्री लवर्स के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा। तो आज हम पार्ट 4 में ये कैथेड्रल टाउन्स टॉपिक से जो है स्टार्ट करने वाले हैं, एंड हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से ख़त्म कर देंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैथेड्रल टाउन्स। तो कैथेड्रल क्या होते थे? कैथेड्रल बेसिकली वो लार्ज चर्चेस हुआ करते थे, जो कि 12th सेंचुरी से हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल गए, स्पेशली इन फ्रांस। ये जो कैथेड्रल्स होते थे, ये मोनास्ट्रीज को, बेसिकली जो एबीज हुआ करते थे, उनको बिलोंग करते थे। डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने अपना अलग ही कंट्रीब्यूशन दिया। किसी ने लेबर बन के, किसी ने मनी प्रोवाइड करके, तो किसी ने कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करके, जैसे कि जो ट्रेडर्स हुआ करते थे। तो इन लोगों ने इसके कंस्ट्रक्शन में काफ़ी जो है अपने एंड तक जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे उन्होंने किया। ये जो कैथेड्रल होते थे, ये स्टोन से बनते थे, एंड इनको बनाने में काफ़ी साल लग जाया करते थे। कि अराउंड जो एरिया होता था वो भी काफ़ी पॉपुलेटेड होता था। बिकॉज ये चीज़ हमने मेसोपोटामिया में भी देखी है कि कैसे जहाँ पे टेम्पल्स हुआ करते थे, जहाँ पे चर्चेस वगैरह हुआ करते थे, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी ना, वो ज़्यादा होने लग जाया करती थी, है ना। हमने देखा था ना कि कैसे उधर 3 टाइप्स ऑफ हमें टाउन्स देखने को मिले थे। पहला तो वो टाउन्स जो कि किंगडम्स के अराउंड थे, फिर दूसरे वो टाउन्स जो कि टेम्पल्स वगैरह के अराउंड थे, और तीसरे वो टाउन्स जो कि ट्रेड सेंटर्स के अराउंड जो है लोकेटेड थे। तो यहाँ पे चर्चेस वगैरह बन रहे थे। भी देखा जाए तो ये लार्ज चर्चेस ही तो थे। तो लार्ज चर्चेस के अराउंड जो है काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो सेटलमेंट्स करने लग गए थे, जिसकी वजह से कैथेड्रल के अराउंड का जो एरिया था वो काफ़ी पॉपुलेटेड हो रहा था। एंड दैट्स वाई इट वॉज बिकमिंग सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ओके, सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। तो ये पिलग्रिमेज का एक सेंटर बन रहा था, और स्मॉल स्मॉल टाउन्स का कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था इसके अराउंड में। ओके, तो ये जो कैथेड्रल्स होते थे ना, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करे जाते थे, इस तरीके से इनकी बनावट होती थी कि जो प्रीस्ट की वॉइस होती थी वो काफ़ी अच्छे से क्लियरली जो है सुनाई देती थी पूरे हॉल में, जहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो इकट्ठा हुआ करते थे। उसके साथ साथ जो उनकी सिंगिंग होती थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल साउंड करा करती थी। एंड जो बेल्स की आवाज़ होती है वो भी काफ़ी ग्रेट डिस्टेंस तक लोगों तक जो है पहुँच पाती थी, जिससे कि वो सुन पाते थे। अब ये जो स्टेन ग्लास हुआ करते थे, ये जो स्टेन ग्लास हुआ करते थे, ये विंडोज़ के लिए यूज़ करे जाते थे। एंड जब सनरेज़ पड़ती थी ना, जब सनलाइट आया करती थी, तो काफ़ी रेडियंट सा ही हो जाया करता था, काफ़ी सुंदर सा लगा करता था, स्पेशली इन सनसेट एंड सनराइज़। एंड ये जो कैंडल्स हुआ करती थी वो भी काफ़ी अच्छे से जो है विजिबिलिटी प्रोवाइड करा दिया करती थी। ये जो स्टेन ग्लासेस हुआ करते थे, इनमें जो है पिक्चर्स हुआ करती थी। वो पिक्चर्स कहाँ की होती थी? वो पिक्चर्स बेसिकली बाइबल में जो स्टोरीज़ हुआ करती थी ना, उसको डिपिक्ट कर रही होती थी, तो वो पिक्चर्स होती थी। अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़ लिख नहीं सकते थे, वो लोग इलिटरेट थे। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि वो स्टेन ग्लासेस को देखा करते थे, पिक्चर्स के थ्रू जो है स्टोरीज़ को समझा करते थे। सो ये था पूरा कैथेड्रल टाउन्स। आई होप आप समझ गए होंगे कि बिग चर्चेस थे जो कि स्टोन से बने थे। स्टेन ग्लास को विंडोज़ के लिए यूज़ करा जाता था। स्टेन ग्लास में हमें पिक्चर्स देखने को मिलती थी जो कि बाइबल की स्टोरीज़ होती थी। प्रीस्ट की वॉइस और बेल्स काफ़ी अच्छे से जो है सुनाई देती थी ग्रेट डिस्टेंस तक। सनलाइट की वजह से ये काफ़ी रेडिएंट सा दिखता था, एंड बेल्स वगैरह एज आई सेड सुनाई देती थी। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। एंड या इट वाज ऑल कैथेड्रल टाउन्स। तो टाउन्स भी इनके अराउंड लोकेटेड हो गए, तो इस वजह से उन्हें हम लोग कहने लग गए कैथेड्रल टाउन्स। तो जब हमने वो टॉपिक डिस्कस करा था जिसमें कि हम लोग फैक्टर्स देख रहे थे जिन्होंने इनके बीच के सोशल इकोनॉमिक रिलेशंस को अफेक्ट करा, वो फैक्टर्स क्या थे? एनवायरनमेंट, लैंड यूज़। याद आया कुछ? तो हमने ना अब तक क्या देखा कि पहले कुछ अच्छा नहीं था, फिर अच्छा हो गया। अब इस क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी में हम देखने वाले हैं कि कैसे सब कुछ फिर से बिगड़ गया।
मतलब पहले हमने देखा कि वो लोग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करा करते थे, डिगिंग वगैरह के लिए हाथों का इस्तेमाल करते थे, पहले वुडन प्लग्स हुआ करते थे जिसकी वजह से वो लोग सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। बट आगे जाके जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला जिसकी वजह से आयरन टिप प्लग्स आने लग गए, हॉर्स को वो लोग हॉर्स शूज़ पहनाने लग गए। मतलब काफ़ी हमने डेवलपमेंट देखा कि मतलब पहले बुरा था, फिर थोड़ा अच्छा हो गया, अब दोबारा से हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। मैंने तो ऐसे ही समझा है, आप भी ऐसे ही समझ सकते हैं याद करने के लिए। तो एक्चुअली क्या होता है कि अर्ली 14th सेंचुरी में जो यूरोप का एक्सपेंशन होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। एंड पहले वार्म समर्स वगैरह थे जिसकी वजह से क्रॉप्स वगैरह अच्छे से ग्रो कर पाती थी, उनके लिए जो ग्रोइंग सीजन था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब क्या होगा कि दोबारा से कोल्ड आने लग गया, अब कोल्ड आने लग गया तो उनके लिए जो ग्रोइंग सीजन था वो भी कम होने लग गया। स्टॉर्म और ओशनिक फ्लडिंग भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। ऊपर से इंटेंसिव प्लगिंग ने क्या करा कि उसने सॉइल को बुरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया। ऊपर से हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि पॉपुलेशन ना सारी रिसोर्सेज को ओवर स्ट्रिप कर रही थी। अब देखो रिसोर्सेज तो उतनी ही थी जितनी वो थी, बट पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो उनकी डिमांड बढ़ रही थी, बट जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी तो उतनी ही है, वो थोड़ी ना बढ़ गए। एंड ऊपर से हमें फेमाइन देखने को मिल गया, बिकॉज वी नो ना कि अब क्रॉप्स वगैरह अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही हैं कोल्ड क्लाइमेट की वजह से। तो इस वजह से फेमाइन आ गया और इस वजह से हमें काफ़ी डेथ वगैरह देखने को मिली। ट्रेड की अगर हम बात करें तो काफ़ी बुरी तरीके से हमें जो है इसमें हिट देखने को मिलता है, काफ़ी बुरी तरीके से जो है ये गिर सा जाता है। बिकॉज ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो सिल्वर माइंस इन सर्बिया एंड ऑस्ट्रिया गॉट एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो सिल्वर माइंस तो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। एंड एक समस्या और आ गई कि जिन शिप्स वगैरह से सामान जाया करता था उसमें रैट्स वगैरह भी आने लग गई। वो जो रैट्स हुआ करती थी वो काफ़ी इन्फेक्टेड हुआ करती थी जिसकी वजह से एक डेडली बिबोनिक प्लेग करके जो इन्फेक्शन है वो फैल गया, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डेथ्स देखने को मिली। अब क्योंकि इतनी ज़्यादा डेथ्स देखने को मिल गई तो क्या होने लगा कि डीपॉपुलेशन होने लग गई। जो पॉपुलेशन पहले इतनी बढ़ रही थी कि रिसोर्सेज को ओवरस्ट्रिप कर रही थी, अब वो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा गिर गई। अब क्योंकि पॉपुलेशन गिर गई तो क्या हुआ ना कि लेबर शॉर्टेज होने लग गई, लोगों को लेबर नहीं मिल रहे थे क्योंकि अब लोग उतने स्वस्थ बचे नहीं ना, तो लेबर शॉर्टेज हो रही थी जिसकी वजह से वेजेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई क्योंकि लेबर की ये जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी ड्रॉप हो गए, बिकॉज़ मैंने आपको बताया ना कि जो एग्रीकल्चर है वो ढंग से नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ कोल्ड क्लाइमेट आ गया था। एंड लोग भी नहीं खरीद रहे थे क्योंकि पॉपुलेशन ही नहीं है भाई आपके पास। अब लोग मर रहे हैं तो कहाँ से कोई खाने के लिए कुछ ढूंढेगा, जब लोग ही नहीं है तो खाएगा कौन। तो इसलिए एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे वो ड्रॉप हो गए थे और इसी में हमें इकोनॉमिक क्राइसिस और सोशल डिसलोकेशन देखने को मिला। एंड इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि 20% जो यूरोप की पॉपुलेशन थी दे डाइड। तो ये था पूरा 14th सेंचुरी का क्राइसिस। आई होप समझ में आया हो कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लो डाउन कर गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो रिसोर्सेज कम पड़ गए, फिर ट्रेड बुरी तरीके से हिट हो गए क्योंकि सिल्वर की शॉर्टेज हो गई, रैट्स वगैरह ने भी प्लेग नाम की बीमारी जो है फैला दी, क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया, ओशनिक और स्टॉर्म फ्लडिंग हमें देखने को मिली, इंटेंसिव प्लगिंग ने सॉइल को एग्जॉस्ट कर दिया। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है इसमें मैंशनड है। अब हम बात करेंगे सोशल अनरेस्ट की, तो इसमें भी बेसिकली आगे जो हुआ वही बताया गया है कि जो लॉर्ड्स की जो इनकम थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, बिकॉज़ वो क्या करते थे कि वो लोग पेजेंट्स वगैरह से जो है ग्रो कराया करते थे और प्रॉफिट लिया करते थे। बट अब तो एग्रीकल्चर के प्राइसेस ही घट गए, तो बेचारे लॉर्ड्स के पास जो इनकम आती थी वो भी काफ़ी कम आया करती थी। अब ऐसे में वो लोग जो हैं कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो वो लोग पेजेंट्स को फ़ोर्स करा करते थे कि भई तुम जितना काम हो सके करो। तो पेजेंट्स को जो है घंटों-घंटों जो है फ़ील्ड्स में लगाया करते थे। एंड इवन डेस्परेशन में क्या करा करते थे कि वो लोग मनी कॉन्ट्रैक्ट्स को भी गिव अप कर दिया करते थे एंड लेबर सर्विसेज़ को रिवाइव करा करते थे। इसको पेजेंट्स ने काफ़ी बुरी तरीके से अपोज़ करा। एंड कुछ पेजेंट्स जो थे वो एडुकेटेड हो रहे थे, प्रॉस्पेरस हो रहे थे, बिकॉज़ हमने जाना ना कि कैसे टाउन्स का डेवलपमेंट होने लगा। टाउन्स का जब डेवलपमेंट होने लगा तो बहुत से एडुकेटेड और प्रॉस्पेरस लोग भी अब जो हैं
डेवलप हो रहे थे, एमर्ज हो रहे थे। तो उन लोगों ने भी इसको काफ़ी वायलेंटली अपोज़ करा। पेजेंट्स वगैरह ने फ्लैंडर्स इन 1323 और फ्रांस में 1358 और इंग्लैंड में 1381 में रिवोल्ट करा। वो अलग बात है कि इनके रिबेलियंस को क्रश कर दिया गया, बट कम से कम हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट थिंग देखने को मिली, वो ये कि कम से कम ये अपने हक के लिए लड़ तो पा रहे थे, कम से कम ये अवेयर तो हो रहे थे, कम से कम ये विजिलेंट तो हो रहे थे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, कम से कम ये जो लॉर्ड्स की पूरी प्लानिंग है, उनकी जो शातिरगिरी है, उसको समझ पा रहे थे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिली। एंड प्रिजन का जो ऑपोजिशन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ने लगा था, जो कि ये साबित कर रहा था कि जो फ्यूडल रिलेशंस है ना, ये आगे जाके तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल चेंजेस की। तो अब तक हमने जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा है वो ये देखा है कि एम्परर होता है, फिर नोबल्स वगैरह होते हैं, फिर नाइट्स होते हैं, देन पेजेंट्स वगैरह से वो जो है काम कराया करते हैं, एंड या दैट्स इट। बट अब हम पॉलिटिकल चेंजेस में ये देखने वाले हैं कि कैसे चीज़ें जो है सेंट्रलाइज्ड हो गई, कैसे सिर्फ किंग किंग और सिर्फ किंग हो गया। तो चलिए देखते हैं। तो 15th सेंचुरी में जो ये यूरोपियन किंग्स थे, इन्होंने अपने मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया। एंड ये जो नए मोनार्क्स हमें 15th सेंचुरी में देखने को मिले, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग द न्यू मोनार्क्स के नाम से टर्म करने लगे, यानी कि जो हिस्टोरियंस थे वो इनको द न्यू मोनार्क्स कहने लग गए। बिकॉज 15th सेंचुरी से ना सेंट्रलाइज्ड सिस्टम काइंड ऑफ आने लगा, क्योंकि हमें लुइस 11 देखने को मिले, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया देखने को मिले, हेनरी 7 देखने को मिले, उसके साथ साथ इज़ाबेल एंड फर्डिनेंड इन स्पेन देखने को मिले। ये लोग एब्सोल्यूट मोनार्क्स थे। एब्सोल्यूट मोनार्क्स का मतलब आपको पता है, राइट? तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग क्या करने लगे कि ये लोग अपनी आर्मीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने लगे। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इन्होंने ला दी। एंड ये जो फ्यूडलिज़्म का सिस्टम था ना, ये कहीं न कहीं बहुत वीकेंड हो गया भई, मतलब नोबल्स वगैरह बचे ही नहीं। वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट हो गए और काफ़ी सप्रेस्ड हो गए। क्योंकि अब ये लोग नए-नए आर्मीज़ को जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी ला रहे थे, तो अब इनको नोबल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। तो बेसिकली वो काफ़ी इनसिग्निफिकेंट जो है बन गए। एंड इसमें बोला जा रहा है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस फॉर द ट्रायम्फ ऑफ दीज मोनार्क was the social changes which had taken place in 12th and 13th centuries. तो 12th और 13th centuries में जो social changes हमें देखने को मिली, वो मेन कारण बने इनके ट्रायम्फ का, इन मोनार्क्स के ट्रायम्फ का। अब ये जो फ्यूडल सिस्टम है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में ये चीज़ बताई भी थी कि कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये जो फ्यूडल सिस्टम है वो जल्दी खत्म होगा, बिकॉज पेजेंट्स जो है वो अपोज कर रहे हैं, विजिलेंट बन रहे हैं, अवेयर बन रहे हैं। तो ये जल्दी जो है खत्म हो जाएगा। एंड सही में ये जल्दी खत्म हो गया। That dissolution of feudal system of vassalage and slow rate of economic growth had given opportunities to king to establish control. ये जो फ्यूडल सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहा था, जिसकी वजह से किंग अब अपनी जो कंट्रोल है उसको और अच्छे से स्टैब्लिश कर पा रहे थे। मोनार्क्स जो थे ना, वो लाइक सिर्फ मोनार्क्स ही रह गए, मतलब सिर्फ समझ लो कि किंग किंग और सिर्फ किंग था। किंग्स ने जो है अपनी आर्मी वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए लोगों से टैक्सेस मांगना शुरू कर दिया, बैंक्स वगैरह से जो है पैसे वगैरह मांगने शुरू कर दिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की ताकि वो अपने सोल्जर्स को मेंटेन कर सके। अब नोबिलिटी इस चीज़ को अपोज कर रही थी, क्योंकि अब उनके पास कोई पावर्स नहीं थी। उन्होंने सोचा कि लड़ने के सिवाय हम क्या कर सकते हैं कि हम इनके जो है लॉयल बन जाए। तो व्हाट दे डिड वाज दे बिकेम किंग्स लॉयलिस्ट एंड गेन्ड कॉन्फिडेंस ऑफ किंग्स ओवर देम। उन्होंने किंग का कॉन्फिडेंस जीत लिया कि भाई अब तो कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें कुछ ना कुछ पोस्ट पे ये डाल ही दें ताकि कुछ तो पावर हम एंजॉय कर सकें। तो पहले तो इनके पास काफ़ी पावर्स थी, बट अब ये क्या कर रहे थे कि अब इनके पास कुछ भी पावर नहीं थी, तो ये क्या कर रहे थे कि ये किंग्स के लॉयल बन रहे थे ताकि कुछ ना कुछ इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट मिल जाए, क्योंकि किंग अब सुप्रीम था। इवन लुइस 13 जो एक चाइल्ड किंग था, उसने पार्लियामेंट जो है स्टैब्लिश कर दिया था। एंड इसकी जो मीटिंग हमें देखने को मिली वो 1614 में देखने को मिली। लास्ट मीटिंग हुई थी 1789 में, जिसमें कि हमें रेवोल्यूशन देखने को मिला था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंग्लैंड की पार्लियामेंट पहले थी, बट ये जो किंग चार्ल्स थे, इन्होंने पार्लियामेंट को हटा दिया था। ओके, तो बेसिकली इनकी पार्लियामेंट में दो हाउसेस थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। बट किंग चार्ल्स ने पार्लियामेंट को हटा दिया। पीपल ने, यानी कि जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी अपोज करा और इसकी वजह से किंग का मर्डर हो गया। तो देख रहे हैं आप ये चीज़। फ्रांस में जो लुइस 13 जो चाइल्ड किंग था, उसने जो पार्लियामेंट इस्टेब्लिश करी थी, उसमें 3 हाउसेस थे। बेसिकली इस पार्लियामेंट का नाम ही था स्टेट्स जनरल।
हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, प्लीज़ उसे रिकॉल करिए कि जो 1614 था उसमें लास्ट मीटिंग जो है हेल्ड हुई थी, बट उसके बाद 1789 में भी हुआ था ये चीज़, है ना? तभी तो उसकी वजह से जो थर्ड ऑर्डर है उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो चले गए थे छोड़कर। फिर उसके बाद वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का सोच रहे थे, फिर उसी में रेवोल्यूशन वगैरह, रिवॉल्ट्स वगैरह होने लगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं हमने देखी एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो ये था पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल अनरेस्ट, क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी एंड कैथेड्रल टाउन्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो एंड आई होप आपके जो सारे कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो चुके हों। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, काइंडली डू कमेंट सो दैट आई कैन पोस्ट इट ईदर ऑन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, wherever you say. सो या इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग फैक्चुअली रेडी हो जाए। एंड जो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स है ना, जो शायद हमने इस वीडियो में, इन लेक्चर्स में ना डिस्कस करी हो, वो सब वी आर गोना डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। वो शायद थोड़ी लेट आए, बट स्टे ट्यून्ड।